कोचेस एंड पार्टिसिपेंट्स, आज हमारे लिए स्पेशल नॉलेज दे रहा है नेशनल चीफ कोच द्रोणाचार्य अवार्डी इस्माइल साहब, गोइंग के फिजियोलॉजी के बारे में और कुछ कंडीशनल एक्सरसाइज के बाद उसी के बारे में ब्रीफ आपको बताएगा। ये एक बेनिफिट है जो साथ साथ एनालाइज करने वाला कोचेस को भी और जूनियर कोचेस को भी, सीनियर कोचेस को भी, जिसको नॉलेज अपग्रेड करने के लिए और नॉलेज हासिल करने के लिए एक अच्छा मौका है। इसी को मैक्सिमम यूज करना है। आज का क्लास के लिए मैं वेलकम करता हूँ इस्माइल साहब। इस्माइल साहब, वेलकम साहब। Thank you, Palas. Good morning to all coaches, officials, and players. Today we're doing two subjects. First, we start with Surya Namaskar. Then we'll do same muscular training जैसे पहले करते थे, लेकिन आज थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। आज एक ही सेट करेंगे क्योंकि दूसरा भी थोड़ा सा थियोरेटिकल क्लास है। तकरीबन 1 मिनट और कुछ रेपिटेशन ज़्यादा करेंगे। पहले हमने 1 मिनट करते थे, अभी इसको 1.5 मिनट करेंगे। जो होल्डिंग है वो 45 सेकंड्स के 2 सेट करेंगे। मैं यहाँ बताऊंगा टाइमिंग्स, ज़्यादा लोड नहीं है, जस्ट 30 सेकंड्स का एक्स्ट्रा है। आफ्टर 1 सेट वी देन गो फॉर द बेसिक फिजियोलॉजी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कोचेस के लिए, प्लेयर्स खास करके कोचेस के लिए काफ़ी जानकारी होना जरूरी है इससे, और प्लेयर्स को भी जानना जरूरी है किस तरह एनर्जी हमको मिलता है। सिंपल से आपको थोड़ा समझाने का, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप थोड़ा सा समझ में आगे चल के आपको ये काम में आ सके। Then ready, we'll start with Surya Namaskar. Boys and girls, be ready. जैसा रेगुलर कर रहे हैं, कल भी हमने योगा में किया था, वही हम 1-1 मिनट करेंगे। अभी तरीका भी आप समझ चुके हो, तकरीबन नाम भी आपको मालूम है। अभी बिना डिले किए हुए हम इसको सूर्य नमस्कार को स्टार्ट करेंगे। बी रेडी गर्ल्स, प्लीज गेट अप, खड़ा हो जाओ। आवाज आ रहा है बोलो? यस, आ रहा है सर, क्लियर है। विदाउट माइक? यस। बीच में बता देना अगर बीच में आवाज नहीं आ रहा कुछ था। श्योर सर। Start with the Pranamasana, prayer pose. Ready, start. Time. ब्रीथिंग नॉर्मल रखो, होल्ड मत करो ब्रीथिंग। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हस्त हस्तासना, बॉडी स्ट्रेच ऊपर। Change. Head to toe, हस्त पद्मासना। स्ट्रेच करो नीचे को, घुटना सीधा।
Touch your toes, ground. अपना हाथ से निधि घुटना सीधा रखने के लिए ट्राई करो निधि। देखते जल्दी करो, मोबाइल सेट करने में ज्यादा टाइम ले रहा है। बीच में क्या पता नहीं, उधर से प्रॉब्लम इधर से प्रॉब्लम। चेन दंडासना, स्टिक पोज, पुशअप पोज। ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल, सांस लेते रहो, आराम से छोड़ते रहो, कंटिन्यू रखो ब्रीथिंग, डोंट होल्ड द ब्रीथिंग, सांस रोको मत। नेक्स्ट चेंज, अष्टांग नमस्कार। अपने 8 पार्ट्स टच करो, नी टच नीचे, टो, हाथ और मोर नाक, सोना नहीं नीचे, जस्ट टच द पार्ट्स, 8 पार्ट। जस्ट टच मत करो, तो नी, हाथ और मुंह टच करो, मुंह टच करो सुनिए। चेंज, नेक्स्ट भुजंगासना, कोबरा पोज। बॉडी स्टेज पूरा ऊपर, आसमान तरफ देखो, लुक ऑन द स्काई। कमर पे दबाव आने दो, फील द प्रेशर, स्ट्रेच द मसल्स। चेंज, पर्वतासना, माउंटेन पोज। हाथ थोड़ा क्लोज, पैर भी क्लोज, वी शेप बैक।
Exchange with the left leg. Ashtanga Halasana. Change. Hasta Padmasana. Change. Hasta Ustasana. Body open. Change last exercise. Tadasana prayer pose. Keep breathing normal. Yeah. 1 minute. Prepare for the next exercise. Muscular training. तैयार हो जाओ अपना अपना. स्क्रीन में आना देखो पूरा. जब लेना जब
Okay, ready, Paulos? चेहरा check करो. सब नीचे करो. Ready है sir? Okay, now go for the 45 squats. 45 count और हमारे साथ टाइम मिला के करो. आज एक ही सेट करना है. Ready? Start. Rhythm squats continue. 45 करना है. Count. Go pull down and pick up, slow down, pick up. Come on up. Back stretches tight रखो. आगे मत झुका बॉडी को. Continue. वर्षा ऊपर स्टॉप मत करो. वर्षा कंटिन्यू करो. मीनू कंटिन्यू करो. ऊपर स्टॉप मत करो. Okay, next exercise, sit up. Same straight में 20 करेंगे. Then left and right 8 plus 8. Straight 20. Stay up. रिदम के साथ करो. Then 8 plus 8 both sides, left and right, short side and both sides. Body twist. Can I change? Chair sitting. Prepare. 45 सेकंड के दो बीच में. Position ready. 90-degree legs. Ready? Up.
Out. 50 second rest. और एक बार करेंगे. Do another time. Once more again. You ready? Up. Fifteen seconds. Continue. Up. Relax. Prepare for single hand pull. अपना वेट स्कैन जो कुछ भी है जो बनाया था अपना घर में. Be prepared. पोर्शन रेडी कर लो. चेयर या बेंच जहां भी आपको कंफर्टेबल है, हमेशा जैसा कर रहा है. Ready? 20 repetition each hand. Ready? Start. फुल ऊपर और नीचे जाने दो एक रिदम के साथ. पूरा ऊपर खींचो शोल्डर. ഈ പണ്ടസയില്ല 20 repetition. Count yourself. अगर आपके 20 खत्म हो गए, चेंज योर हैंड्स. स्टार्ट. प्रॉपर खींचो रिदम के साथ. एक रिदम के साथ कंटिन्यू. अगर आपके 20 खत्म हो गए तो स्टॉप. जो हमारा स्पीड से हम कर रहे हैं, आपका स्पीड से आप करो, लेकिन खत्म होना चाहिए रेपिटेशन. नेक्स्ट लेट जॉब चेस्ट अप एंड होल्ड 45 सेकंड के 2 सेट. रेडी? पोजीशन रेडी? रेडी? स्टार्ट. अप. पैर सीधा पीछे. ब्रीथिंग नॉर्मल. सांस लेते रहो. Sit down.
Relax, 15 seconds. Ready for another time, और एक बार. Ready, up. Ready, down. Relax. Next, ready for the next. Go. अपना weights लेके prepare. Get it. We start. 30 repetition. पूरा अपना chin तक pull करो आप. Hands पूरा डाउन नीचे. पूरा ऊपर तक आना चाहिए यहाँ तक. Shoulder level. Equal shoulder दोनों. Down. Up. Down. You complete 30 repetition yourself. अपना अपना काउंट करो. टाइम मत देखो अभी. हमारे साथ करो तो टाइम मैच करेगा, नहीं तो अपना टाइम के साथ करो. अगर अपना काउंट 30 कंप्लीट हुआ, stop and go to the next exercise. Abdominal hold. लेट जाओ वापस. दोनों पैर मिलाओ. हल्का सा चेस्ट अप, हाथ ऊपर, चेस्ट के ऊपर. रेडी, अप. पंजा खींचो. 45 सेकंड्स के लिए 2 सेट करेंगे. दीपिका थोड़ा सा डाउन. दीपिका. हाँ, यस, ओके. डाउन. रिलैक्स. 15 सेकंड के लिए रिलैक्स. डू अनदर टाइम, और एक बार. रेडी, पोजीशन रेडी, अप. जल्दी आप क्विकली. एब्डोमेन मसल्स देखो टाइट रहना चाहिए. फील करो वहां पे प्रेशर फील करो एब्डोमेन का.
Down, relax. Okay, go to the next exercise now. Take your elastic TheraBand jet tube. Be prepared. 30 repetition. कोशिश करो मैक्सिमम रीच करके क्लोज करके पकड़ो. घुटना स्ट्राइट और पुल करो हाथ सीधा. घुटना डॉग. पोजीशन रेडी. लूज नहीं पकड़ना, टाइट कर पकड़ो ताकि जितना खींच सकता है पीछे खींचो. रेसिस्टेंस रोइंग करते हो. बैक सीधा रख के पीछे जाने दो. कम बेंड नहीं करना पीछे कमर. रेडी. 30 repetition. रेडी स्टार्ट. अप. जितना खींचता पीछे जाने दो. बॉडी के साथ. अगर आपका इलास्टिक सही है तो हैंड्स फोल्ड कर सकते हो, तो खींच सकते हैं. हैंड फोल्ड करो. अगर टाइट है आपका डिपेंडेंट आपके पास किस टाइप का TheraBand है. ट्यूब है. TheraBand से तो हैंड फोल्ड कर सकता है. repetition. We continue. Good boys and girls. Well done. Relax. अगर आपके काउंट कंप्लीट हो तो रिलैक्स. Let's for the last exercise of the day. Single leg squat. Each leg. Question ready? Ready? 20 each leg. Ready? Start. Slowly rhythm के साथ. जो ग्राउंड पे जो लेग है उसी पे लोड आने दो. जो बेंच और चेयर पे लेग रखा है उससे सपोर्ट मत लिया ज्यादा. बॉडी वेट अपना बॉडी वेट का स्क्वाट है सिंगल लेग से. पूरा नीचे जाने की कोशिश करो. अगर आपका 20 कंप्लीट हुए चेंज द लेग. अपना अपना काउंट करो.
डाउन, कंप्लीटली डाउन, जितना जा सकता नीचे जाओ। हमारी तरफ से खत्म हो गया, इधर आपका आपका अकाउंट खत्म हो गया पूरा। एंड रिलैक्स, थोड़ा सा पानी पी लो, 2 मिनट रेस्ट। फॉलो स्क्रीन शेयर के लिए चल रहा है। शायद आप कर सकते हैं हुजूर। हाँ चेक करो। ओके, थोड़ा आराम से बैठ जाओ भाई अपना मोबाइल के सामने, पानी पी लो। आज हमने 35 to 40 मिनट्स का किया था, 1 सेट, थोड़ा रेपिटेशन ज्यादा के साथ। वेल डन। अगर आप सभी रिलैक्स बैठ गए, रेडी है, तो हम अगला लेसन के लिए बढ़ सकते हैं। फॉलोस ओके बढ़िया सर, ये आगे स्क्रीन है सामने। ओके, वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स एंड जो भी कोचेस है। जो आज का जो टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट में, आपको काफी बड़ा सब्जेक्ट है, समझना जरूरी है। जब भी हमने कैमरे भी शुरू करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा आप जब भी काम करते हैं उसको फायदा होना हो सके। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से छोटा सा शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक जो जितना आपको रोवर्स को चाहिए। बेशक कोचेस के लिए ज्यादा डीपली जाने की जरूरत है, अभी हम ज्यादा प्लेयर्स के लिए मकसद है हमको सिखाना, आपको आपका नॉलेज पहुंचाना है। फिजियोलॉजी, जब भी एक रोवर एथलेटिक एक हाई परफॉर्मेंस देने के लिए, चाहे ट्रेनिंग में हो, कंपटीशन हो, आपको एक तंदुरुस्त हेल्थी होना जरूरी, बॉडी चाहिए। जब आप ह्यूमन बॉडी हमारा बोट में एक इंजन की तरह काम करता है, कि हर एक चीज के लिए देने के लिए, जैसे गाड़ी चलना तो इंजन चाहिए, इसलिए तो पावर नहीं मिलेगा। क्योंकि बोट में पावर डालना, वो ब्लेड पानी में एंट्री किया, पुश किया बोट को पानी में तेज रफ्तार से मूवमेंट करने के लिए एक इंजन की जरूरत है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी एक इंजन की तरह बोट के अंदर काम करता है। जब इंजन आएगा, इंजन को एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। विदाउट एनर्जी कोई भी इंजन काम नहीं करता, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, या पेट्रोल हो,
या डीजल हो या गैस हो या कोयला हो, हर अलग अलग टाइप, क्योंकि हर एक इंजन को एक, जैसे हमारा गाड़ी में है, चाहे बाइक है कार है, चाहे पेट्रोल और डीजल और सीएनजी गैस से चलता है, वो उसका एनर्जी मिलता है। उसी तरह हमारा इंजन को, हमारा बॉडी इंजन को एनर्जी वो कहाँ से मिलता है? जो हमने जो खाना खाया वो अलग अलग तरीके से जाके कोच को मिलता है। इसी के बारे में आपको बताना। हम कई लोग हैं एक जैसे खाते हैं, बॉडी भी एक जैसे होता है, लेकिन जब हमने परफॉर्मेंस करते हैं रिजल्ट हमारा अलग अलग आता है। फॉर एग्जाम्पल एर्गोमेट्री ले लेते, हाइट बराबर रहेगा, उम्र बराबर रहेगा, काम एक साथ करते हैं, लेकिन दो आदमी का अगर कंपेयर करेंगे आपका टाइमिंग अलग आता है। कई मायने रखते हैं इसके अंदर, हो सकता है आपका फिजियोलॉजी, आपका मेंटालिटी हो सकता है, आपका साइकोलॉजी हो जाएगा, आपको जो कई चीज इसके अंदर मायने रखते हैं, अलग अलग आता है। आपका टेक्निक हो गया, जब भी जाके उसको वेरिएशन आता है। जब हमारा मसल कंसंट्रेशन ब्रेकडाउन होगा, जाके वहां जाके एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उसी के बारे में जाने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। हमारे रेस 2 किलोमीटर रेस को हमने अगर 3 भाग में अगर देखा जाए, जो हमारा स्टार्ट पेस हो गया, दूसरा डिस्टेंस पेस है जो लंबा पेस मानता है एरोबिक पेस, और तीसरा होता है अपना स्प्रिंट पेस। उसमें आगे और दोनों तकरीबन हमारा एनोरोबिक पेस में होता है। और एरोबिक एनोरोबिक के बारे में आगे चल के हमने थोड़ा सा डीपली जाएंगे, अभी थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। खास करके इसमें हमारा डिस्टेंस पे जो मिडिल पेस है वो बिल्कुल एरोबिक पेस। जब एनोरोबिक पेस है विदाउट ऑक्सीजन या अनसफिशिएंट ऑक्सीजन माना जाता है इसको, इस स्पेस में हमारा ऑक्सीजन उतना नहीं मिलता है मसल्स को, जब जाके एनर्जी प्रोड्यूस करके हमने इस स्पेस में चलते हैं। जब आपको सांस फूल जाती है, ऐसा टाइट जैसा लगता है, जब आपका रेस्ट कुछ देर के बाद तकरीबन 250-500 मीटर के बाद या 1-1.5 मिनट के बाद एनर्जी उतना होता है, उसके बाद अपना सेटल डाउन होता है रेस के दौरान। अगर आप रेस की बात करें, हमने सेटल डाउन कर लेते हैं अपना कंफर्टेबल रेट में, फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल में लंबा चलते रहते हो, देन फाइनल में आप फिनिश ब्रश करते हो 250 मीटर या 300 मीटर या 150 मीटर या 1 मिनट का तकरीबन एक्यूरेसी, वो दोबारा आपने हाई लेवल का पावर लगाते हो, स्प्रिंट करते हो, वो आपका स्प्रिंट पेस हो गया एनारोबिक। मतलब स्टार्ट और लास्ट दोनों भी हमारे एनारोबिक पेस माना जाता है। जो बीच का जो पेस है वो एरोबिक पेस माना जाता है, वो कंफर्टेबल होता है। इसी तरह रोइंग में हमने जो भी काम करते हैं वो ज्यादा एरोबिक का ट्रेनिंग होता है। जैसे हमने लंबा स्टडी स्टेट करते हैं, अगर हफ्ते में अगर 6 आउटिंग करते हो, कम से कम 3-4 आउटिंग हमने स्टडी स्टेट के ऊपर ज्यादा ध्यान रखा और लो पेस पे हमने काम करते हैं। उसके बाद हमने कंपटीशन से पहले या ट्रेनिंग के दौरान भी हमने कुछ एनारोबिक का वर्कआउट भी करते हैं, ये एर्गोमीटर में भी करते हैं, या रनिंग स्प्रिंट करो, इस तरह कई टाइप के अलग अलग ट्रेनिंग मॉडल्स है एनारोबिक करने के लिए। ज्यादा हमारा जो ट्रेनिंग है वो ज्यादा एरोबिक 70 से लेके 80% तक हमारा एरोबिक पेस का ट्रेनिंग तकरीबन हमारा चलता रहता है। और एनारोबिक का पेस स्टार्ट और फिनिश में तकरीबन रहता है। वो जो भी इंटरवल ट्रेनिंग जो पीसेस करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पीसेस करते हैं, वो हमारा एनारोबिक पेस। अभी मैं जो मेन सब्जेक्ट पे अभी आता हूँ, एनर्जी किस तरह हमारा वहां तक पहुंचता है। इसमें हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी बड़ा रोल है। ऑक्सीजन हर एक जीवी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है जीने के लिए। हम इंसान हो, कोई जीवी हो, कीड़ा हो या जानवर हो, ऑक्सीजन की काफी जरूरत। बिना ऑक्सीजन का हमने इस दुनिया में हमने जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह ये स्पोर्ट्स हमको बेहतर एनर्जी के लिए भी ऑक्सीजन का काफी बड़ा रोल है। ये समझना जरूरी है, ये मेरा मकसद था आपको इसको समझाने। ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कहाँ मिलता है ऑक्सीजन? एटमॉस्फेयर में। ये हवा के अंदर हमारा ऑक्सीजन वो तकरीबन 21% है अप्रोक्सली। एक्चुअली बोलते 20.9 कुछ है इसका, लेकिन 21 मान के 21% ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में, इस हवा में है जो हमने सांस लेते रहे, उस हवा अंदर 21% ऑक्सीजन। ये सबके लिए बराबर है, टॉप प्लेयर के लिए भी है, कमजोर प्लेयर के लिए। ऐसा नहीं कि हमको जो ये नेचर है पृथ्वी पॉलस को ज्यादा दे दिया, मेरे को कम कर दिया, दूसरे ऐसे, ऐसा नहीं है। सबके लिए बराबर ऑक्सीजन हम जितना भी ले सकते,
लेकिन कितना ले रहे, किस तरह कर रहे हैं, वो आपका बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन ऊपर वाले की तरफ से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वो सफिशिएंट आपको मिलता है। जब ऑक्सीजन पहले कहा, जब हमने मुंह से और नाक से हमने ऑक्सीजन लेते, नाक से नॉर्मल लेते, जब वर्कआउट आपका ज्यादा रहता है, जब क्या करते हैं हमने मुंह से भी लेते। जरूरी नहीं कि सिर्फ नाक से लेना, मुंह से भी, क्योंकि हमने सांस फूल जाता, मुंह से नाक से दोनों से हमने ऑक्सीजन लेते, हवा लेते रहते, उसी के अंदर से ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? वो ऑक्सीजन पहले जाता है हमारा फेफड़े के अंदर जाता है। समझ में आ रहा है? फेफड़े में जाता है, वहां से टिनिटर्स अलवेली करके छोटे छोटे होते हैं इसके अंदर, वहां से वो जाता है अपना ब्लड के अंदर चलता है। जैसा ये स्क्रीन में मेरे कर देखो, हमें यहाँ से ले गया, यहाँ से हमारा लंग्स के अंदर चल जाएगा, जो फेफड़ा बोलते हैं हमारे लंग्स के अंदर। वहां से फिर ऑक्सीजन जाएगा, छोटे छोटे सुराख रहते हैं इसके अंदर, अलवेली बोलते हैं इसको। वहां से सिर्फ ऑक्सीजन लेते, जो हमने जो हवा हमने लिया है, सिर्फ हम ऑक्सीजन, साथ साथ कई चीज है उसके अंदर, जितना ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन को अलग करके डिफ्यूज करके वो हमारा ब्लड के अंदर पुश करता है। इस अलवेली के जो छोटे छोटे ये है टिनिटर्स बोलते हैं, वो अपना ब्लड के अंदर पुश करता है। उसके बाद ब्लड वो लेके हार्ट तक पहुंचाता है। जब हार्ट को पहुंचने के बाद हार्ट क्या करता है? पंप करता है, क्योंकि हमारा हार्ट लबडब बार बार हमारा हार्ट बीट होता है। क्या हार्ट बीट होता है? वही चीज है, वो पंप कर रहा है, अपना ब्लड को पंप कर रहा है। कहाँ पंप कर रहा है? जहां जरूरत, बॉडी का, बॉडी का अलग अलग पार्ट्स में, वो जहां पे रिक्वायरमेंट है, ज्यादा डिमांड आ रहा है, उस एरिया को वो पंप करते हैं। जब वहां पे पहुंचेगा, किस तरह पहुंचेगा? हमारे छोटे छोटे नस से, आर्टलरी से, कैपिलरी से, वहां तक वो छोटे छोटे जाके अपना मसल सेल तक पहुंचेगा। जो मसल सेल के जो ऊपर कवर करके है कैपिलरी से, वहां तक पहुंचेगा। वहां पे जाके जो हमने जो खाना खाया है, वो ग्लूकोजन का रूप में वहां पे स्टोरेज है, वहां पे केमिकल एक्शन होके हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये सिंपल सा चीज। और एक बार रिपीट करता हूँ, जब हमने हवा से हमने सांस लिया, जनरली उसमें 21% ऑक्सीजन है जी, 100% ऑक्सीजन नहीं है जो हमें सांस, उसमें कई वायु है, अलग अलग गैसेस है, डस्ट भी है उसके अंदर, उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। वो 21% ऑक्सीजन हमको जो इस्तेमाल में आता है, वो अपना लंग से ब्लड में जाता है, ब्लड से हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट उसको पंप करता है, फिर वो जाके अपना मसल सेल पे जाके, वहां पे जाके मसल तक पहुंचता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का वहां पे अपना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे बताया था, हर एक इंसान को जीने के लिए, कीड़ा पतंगा जानवर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। उसी तरह हमारा जो भी हम डेली काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए नहीं भी, हमने खड़ भी रहे, बात भी कर रहे, चल रहे पैदल, जो भी काम कर रहे हैं, ऑफिस काम कर रहे हैं, हमें एनर्जी की जरूरत है। अगर हम कोई हमने किताब लिख रहे, हमारा हाथ काम करता रहता है, वहाँ एनर्जी की जरूरत है। हम पढ़ रहे तो हमारा दिमाग और आंखों को भी ज्यादा असर पड़ता है, वो उसके हमें जरूरत पड़ता है। एनर्जी हर जगह जरूरत पड़ती है, इसलिए हम तो डेली खाना खा रहे हैं, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोजन का रूप में, जो कार्बोहाइड्रेट से फैट्स है, वो ग्लूकोजन का इसमें कन्वर्ट होके अपना मसल में रहता है, स्टोरेज होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है केमिकल रिएक्शन होके वहाँ पे हमारा एनर्जी। ये सिंपल सा चीज है। अभी इसमें अभी हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे, अब समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इसी स्लाइड में जब हमने ऑक्सीजन ले लिया, हमारे फेफ से, अपना लीवर से, अपना लंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना ऑक्सीजन आप ले पा रहे। जैसे कल योगा में भी आपको योगेश ने हमको बताया था, लंबा सांस 8 तक मैं बोलूंगा, लंबा सांस लेते रहो, और 8 काउंट करते छोड़ते रहो। लेकिन कई लोग का जो लंग्स कैपेसिटी है, लेकिन जैसे मैं पहले बताया था, पृथ्वी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अब जितना भी ले सकते हैं, लेकिन अब लंग्स कितना कैपेबल है। अब जब हमने वीवीटेक्स में ये टेस्ट करते कि आपका लंग कैपेसिटी कितना, अब ज्यादा ऑक्सीजन ले पा रहे नहीं पा रहे, क्योंकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। अब जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप ले पा रहे, आपको उतना बेनिफिट होगा, उतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जब आपका लंग्स का कैपेसिटी बहुत कम है, आप कम ऑक्सीजन ले पाओगे, उतना ज्यादा ऑक्सीजन आप खुद ही अपना मसल तक सप्लाई नहीं कर पाओगे। एक चीज है,
जब आपके लंग कैपेसिटी के लिए आपको एरोबिक ट्रेनिंग का भी होगा। जैसे हमने रनिंग में शुरू में आपको बोलते हैं, जब आप 7-8 स्टेप तक एक सांस में लो, फिर 7-8 स्टेप में आपको ब्रीथिंग छोड़ा करो, क्योंकि लंबा ये नहीं कि छोटे छोटे सांस ले लिए भागते रहे, ऐसा नहीं। एक सांस में 5, 6, 7, 8 स्टेप तक रनिंग करना है। उसके बाद जब सांस छोड़ते हैं आपको 7-8 स्टेप, जैसा कल भी एक्सरसाइज किया। उसी तरह योगा में प्राणायाम करते हैं हमने, लॉन्ग ब्रीथ और छोड़ना। ये चीज क्या है, हमारा लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में काफी मदद करता है, साथ साथ हमारा ट्रेनिंग के साथ एरोबिक ट्रेनिंग। जब ये पहला हमारा ये लंग्स हो गया हमारा पहले लेने का। देन उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला है ब्लड, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड सबके पास होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला ब्लड, कौन कैरी करता है आपको ऑक्सीजन को ब्लड तक? वो आपका रेड ब्लड सेल्स है। हमें हेमोग्लोबिन का नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे, जब भी आप बीमार पड़ता, डॉक्टर बोलता है आप जाको एचबी चेक करके। ये हेमोग्लोबिन का काफी मायने रखता है। जब भी हमने क्या में बोलते हैं, हमने ब्लड टेस्ट सीबीटी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्टिंग का, उसमें हेमोग्लोबिन चेक करते हैं। जैसे जनरली वुमेन्स में, लेडीज में हेमोग्लोबिन कम होता है, क्योंकि जनरली उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है नेचुरल कम होता है, उनका काफी ब्लड लॉस होते रहता है उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में। और मेन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, मेन में वुमेन में इक्वल नहीं होता है। और 16 के आसपास बेहतर माना जाता है, 15-16 जो मेन में, और वुमेन में 13-14 है तो तकरीबन गुड काउंटिंग माना जाता है। अगर आपका ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं है, अगर आप कभी भी चेक किया होगा, फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए 9 और 10 के आसपास आता है, लेकिन आप बहुत तंदुरुस्त है, बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन आपके पास हेमोग्लोबिन नहीं है। उसी तरह बॉयज के पास 12-13 ऐसा रहता है, मतलब आपके पास हेमोग्लोबिन नहीं। आप सेम डाइट खाते हो, ऑक्सीजन आपको सेम है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जो ऑक्सीजन आपको कैरी करने वाला हेमोग्लोबिन आपका ब्लड के अंदर नहीं। जब वो हेमोग्लोबिन नहीं है, वो ऑक्सीजन आपको कैरी करके नहीं ले सकता जितना आपको चाहिए। ये आपका ऑक्सीजन कैरियर है। ये हेमोग्लोबिन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेमोग्लोबिन कैसा बढ़ाना है? डाइट को बढ़ाना है। ये अलग सब्जेक्ट में चल जाएगा, मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, अगले बार हम करेंगे। हमने जैसा कि आयरन फूड ज्यादा खाने से, क्योंकि उसमें कन्वर्ट करने से जो मेन मकसद था वो हमारा टाइम सपोर्ट नहीं करेगा कंप्लीट करने। लेकिन हेमोग्लोबिन हमारा ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कैरियर है ऑक्सीजन है। आयरन का फूड ज्यादा, वो न्यूट्रिशन में हमने जाके अगले बार हम पे बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन काफी बड़ा रोल है आपको। ये कहाँ तक लेके जाता है ब्लड? सीधा हार्ट को लेके जाता, अपना दिल। जब हार्ट में आपको पहुंचेगा ये ब्लड, कौन सा ब्लड? विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनाइज्ड ब्लड। ये हर एक इंसान में हो रहा है, हमारा सिर्फ रोवर में नहीं हो रहा है चीज, हर एक इंसान में, हर एक आदमी, बॉयज एंड गर्ल्स में, बूढ़े में, बड़े में, आपके अंदर, हमारे के अंदर वही चीज हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ हमारा रोवर्स के अंदर नहीं हो रहा, ये कॉमन चीज है जो मैं फिजिकली बता रहा हूँ। जब आपका हार्ट के अंदर पहुंचा, वो हार्ट आपको पंप करता है, जैसे नॉर्मली हमारा हार्ट बीट चलता है। कल में हमने हार्ट बीट के बारे में बात किया था। सोते समय हमारा हार्ट बीट क्यों कम रहता है? जब हम सो रहे हैं रेस्टिंग पल में, हमने उस दिन एग्जाम्पल बताया था 50 या 60 के आसपास ही रहता है जब हमें लेटे रहते हो, रेस्टिंग हार्ट रेट। जब आप काम करते हो रोइंग में, आपका 200 प्लस चल जाता है। जब एक टेस्ट किया, मैक्सिमम वर्कआउट किया, है मैं राइट, आपका 200 के ऊपर जाता है। लेकिन जब आप सोते हो, रेस्ट में रहते हो, आपका 50-60 के रहता है, और कोई काम नहीं, आराम से आप बैठे हैं। 72 जो जनरली हेल्थी, जो साइंस बोलता है हेल्थी आदमी का 72 का होना चाहिए। ये 72 क्या है? 50-60 क्या है जब सोते समय। जब आप वर्कआउट करते हो 200 तक क्यों पहुंचता है? जब आप सोते रहते हो, बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कोई डिमांड नहीं आपका बॉडी को, बॉडी से आपका हेल्थ, हार्ट के लिए कोई डिमांड नहीं आ रहा है, मेरे को ऑक्सीजन का ब्लड भेजो जाए। क्यों मांगता है? जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, जब भी वहां पे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, जब जाके वहां पे एक्शन होके एनर्जी मिलता है, एनर्जी की जरूरत। जब आप सोते हो, सिर्फ आपका दिमाग ज्यादा काम करता है, लेकिन आपका पूरा का बॉडी स्लीपिंग में होगा, रेस्ट में होगा। इसलिए वहां पे सिर्फ हमारा दिमाग काम करता रहता है उस टाइम सोते समय तक, ओनली सिर्फ हमारा ब्रेन को अपना ब्लड सप्लाई होते रहता है उस टाइम हमने, इसलिए स्लोली वहां पर अपना काम। लेकिन जब आप काम करेंगे, अगर वॉकिंग करते रहोगे, पैदल चलेंगे या रनिंग करेंगे, लेग में ज्यादा डिमांड आएगा। आप बेंच पुल करते रहोगे, अपना हाथ के ऊपर ज्यादा डिमांड रहेगा, या रोइंग करे तो पूरा बॉडी में डिमांड आ जाएगा। इसी तरह जहां जहां डिमांड आते रहता है, ब्लड वहां पे अपना ऑक्सीजन को भेजता है थ्रू द ब्लड। ये कौन कैरी करता है? अपना
आर्टरीज, अपने जो नस रग बोलते हैं अलग अलग भाषा में जो भी बोलते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ में होगे मैं क्या बता रहा हूँ। वो जाके आर्टरी से लेके अपना कैपिलरीज तक छोटे वहां पे जाके छोटे छोटे बाल से भी छोटे छोटे रग अपने काफी है, पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर से अपने बॉडी का अगर पूरा एक लंबा लाइन में अगर खींचे तो पता नहीं कितने किलोमीटर जाता है। हमको आंख में नहीं, बाल से भी छोटे छोटे जो आर्टरी से पूरा अपना मसल्स को ज्यादा कवर करके है, वहां पे जाके अपना ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो हमने जो डाइट खा रहा है, खाना खा रहा है, चाहे चावल है, रोटी खा रहा है, सप्लीमेंट खा रहा है, मीट चिकन अंडा जो कुछ भी आप खा रहे हो, वो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है, ये दोनों चीज वहां पे ग्लूकोजन के रूप में स्टोरेज रहती है। जब भी हमको जो डिमांड आता है, जब ऑक्सीजन जो अपने मसल्स के ऊपर जो कैपिलरीज वहां पे कवर करके है, वहां पे जाके केमिकल जो हमारे पावर प्लांट्स बोलते हैं, वो बोलते हैं मिटोकॉन्ड्रिया, वो हमारे बॉडी का पावर प्लांट्स माना जाता है। वहां पे केमिकल एक्शन होकर हमारा एनर्जी वो वहां पे जैसा ब्लास्ट होता है, जैसा ऐसा नहीं कि टपाके नहीं पड़ते, वैसा केमिकल एक्शन होता है, वहां पे जाके एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो बार बार रिपीट होते रहता है, फिर उसको रिप्लेस होते रहता है। जो हम खाए वो जो स्टोरेज है वहां पे रिप्लेस स्टोरेज होते रहता है। जो मेन एनर्जी सोर्सेस हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। फैट मतलब जो भी आप खा रहे हो, नट्स के दौरान आता है, घी बटर के साथ आपका फैट आता है, कई चीजें से अंडा मीट्स की तरह फैट आता है, दूध से कुछ फैट आता है, हर एक चीज में थोड़ा बहुत फैट आता है, और ज्यादा चीनी वगैरह खाता है उसमें भी फैट से कई चीजें, और साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है। आप समझ सकते हो, रोवर को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या मायने रखता है। इस तरह कई चीजें वहां पे जाता है। लेकिन जब आप इसमें अलग अलग टाइप के हैं, जैसा एरोबिक के अलग अलग टाइप है, स्लो वर्कआउट में आप करेंगे, इसमें हार्ट रेट में काफी मायने रखता है। जब आप स्लो हार्ट रेट में आप काम करोगे, उस टाइम पे एनर्जी कौन देता है आपको? फैट से एनर्जी मिलता है। जैसा कि अगला आप एक क्लास लेने की कोशिश करेंगे हार्ट रेट के बारे में, और कितना मायने रखता है रोइंग के अंदर। आप बिल्कुल स्लो हार्ट रेट से आप काम करोगे, जैसे 130, 140, 150 तक के, जब तकरीबन जो मेन एनर्जी सप्लायर्स है वो आप फैट्स जो अपने बॉडी के अंदर, जब आप हार्ट रेट आपका बढ़ते जाके आप ज्यादा हार्ट रेट से काम करोगे, उस टाइम पे फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों से आपको एनर्जी मिलता है। जब हाई लेवल जैसा एनारोबिक ट्रेनिंग आप करते हो, हाई हार्ट रेट में आप काम करते हो, जब फैट आपको एनर्जी नहीं देगा बॉडी को, बोलेगा सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट से लेगा, जब आपका फैट बॉडी के अंदर उसी तरह रह जाता है। इसी तरह फैट का भी अलग काफी बड़ा मायने रखता है, वो अलग सा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी आपको मेनली सप्लाई करने वाले चीज है अपना कार्बोहाइड्रेट फैट से, जैसा मैं बताया था, वो मसल्स के सेल के पास वहां पे जाके मिटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट्स माना जाता है। आई विल शो वन पिक्चर। जैसा हमारे जो ये ट्रेनिंग से पहले जो कैपिलरीज है, जो मसल्स के ऊपर जो साइड है, यहाँ पे हमारा स्टोरेज रहता है, मिटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट्स रहते हैं। जब आप ट्रेनिंग ज्यादा करते हो, ये उसका काउंट से ना बढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 3, 4 ऐसे दिख रहा है। जब आप ट्रेनिंग करने के बाद जो कैपिलरी अडाप्टेशन है वो वहाँ पे काफी, ये व्हाइट व्हाइट से दिख रहे हैं, काफी आपका वहाँ पे बढ़ जाता है। इसलिए अब आज के जो हमने जो ये किस तरह बढ़ता है, जब एरोबिक ट्रेनिंग हो, खास करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मस्कुलर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसलिए हमने रोइंग के अंदर मस्कुलर वेट ट्रेनिंग करते हैं, मसल्स को बढ़ाने की ट्रेनिंग। जब अनट्रेन पर्सन के पास कम मसल्स रहते हैं, जब आप ट्रेनिंग जैसा करते जाओगे, आपका मसल्स का जो काउंट है काफी बढ़ जाता है। ये आपके पॉकेट से, पावर प्लांट से, अपने पॉकेट से, एनर्जी पॉकेट से आपके, जब आपके ये बढ़ जाएंगे, वहाँ पे ज्यादा स्टोरेज, वहाँ पे आपका ये करने के लिए मौका मिल जाएगा आपको, ताकि आपको ज्यादा एनर्जी वहाँ से ज्यादा मिलेगा। इसलिए जो ट्रेनिंग करेंगे आपको, खासकर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, मस्कुलर करेंगे, चाहे एरोबिक ट्रेनिंग भी करेंगे, उससे ये फायदा होगा आपका जो ये स्टोरेज अडाप्टेशन, कैपिलरी अडाप्टेशन काफी बढ़ जाएगा, ज्यादा एनर्जी के लिए वहाँ पे ग्लूकोजन स्टोरेज होगा, ताकि जो ऑक्सीजन वहाँ पे जाके आपको काफी वहाँ पे एक्शन होके आपको काफी एनर्जी मिलने का चांस रहता है। ये ट्रेनिंग एफर्ट के बाद आपको होता है। जैसे आपको बताया था, ये ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन देखो, O2 मतलब ऑक्सीजन है, HbO2
मतलब इसका जो साइंस स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं अच्छी तरह, ये आपका हेमोग्लोबिन है, ये आपका ब्लड है, ये ऑक्सीजन है, इसको रिफ्यूज करके ब्लड के साथ आपको जो अपने एथलेटी से वहां तक पहुंचता है, अपना रगों के अंदर से हार्ट तक पहुंचाने वाला ये हेमोग्लोबिन है। ये हेमोग्लोबिन काफी मायने रखता है। ये आपके पास हेमोग्लोबिन सही मात्रा में नहीं है, फिर आपको ज्यादा ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंचा पाओगे और हार्ट आपको ज्यादा वहां पे सप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे इसमें आपको बताया था, लंग्स पहले आपको ले लिया ऑक्सीजन, उसके बाद अपना हार्ट में यहाँ पे पहुंचा, हार्ट से आपको पंप करके रेड ब्लड के साथ आप मसल सेल्स तक आप पहुंच गया, फिर आपके जाके यहाँ पे एनर्जी आपको प्रोड्यूस होता है। ये कोचेस के लिए आपको उतना जरूरी नहीं है। इस फिगर में आपको थोड़ा सा और एक समझाने की कोशिश करेंगे। सेम वही रिपीट, फैट और ग्लाइकोजन से आपको एनर्जी मिल रहा है, ऑक्सीजन है ऐसे मिल रहा है आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर। लेकिन इसमें किसके दौरान, जब आप हाई इंटेंसिटी में आप काम कर रहे हो, हाई हार्ट रेट पे काम कर रहे हो, जब आपको चीज आपका बॉडी में एक चीज प्रोड्यूस होता है, वो है लैक्टिक एसिड। उससे पहले आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, टाइम भी कम होते जा रहा है। एरोबिक, जब एरोबिक से आप काम करते हो स्लो हार्ट रेट में, वो ऑक्सीजन के साथ है, मतलब फुल ऑक्सीजन आपको मिलते रहता है, आप कंफर्टेबल काम करते हो। मतलब एरोबिक क्या मतलब सही माने कहना है तो आप एक चीज को जो दिया हुआ लोड को वही रिपीट कंटिन्यू बहुत देर देर करना है, वो आपका एरोबिक। वो चीज है 20 मिनट से लेके 60 मिनट तो हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मतलब आपको थकावट नहीं महसूस होगा और लंबा टाइम तक आप करते जाओगे। जैसा हमारा स्टडी स्टेट है, या स्लो रेट में एर्गोमीटर है, या लॉन्ग रनिंग है स्लो रेट में, मतलब हार्ट रेट स्लो में आपको लॉन्ग रनिंग आप स्लो जैसे जॉगिंग जैसे करते रहते हो, वो आपका एरोबिक ट्रेनिंग। जो एनारोबिक ट्रेनिंग है उसमें आपको ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिलता है, कंप्लीट नहीं मिलता है। ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है लेकिन अनकम्प्लीट है, अनसफिशिएंट बना जाता है। विदाउट ऑक्सीजन करते हैं लेकिन सही माने तो अनसफिशिएंट, सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको नहीं मिलता है एनारोबिक जो वर्कआउट आप करते हो। जब आपका हार्ट रेट आपको 180 प्लस के ऊपर आप काम करते हो, ये आप ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। जैसे आपको 20-25 सेकंड से लेकर आपको 1-1.5 मिनट तक कर सकते हो। जैसे आपको 250 मीटर के पैच कर लिए, या 1 मिनट के पैच कर ले, या 5 मीटर के पैच करते हो पानी के अंदर, या एर्गोमीटर के ऊपर, ये आपका एनारोबिक आप खुद फील करते हो। जब आप एक पैच करने के बाद आपका जीभ बाहर निकल जाता, थकावट लगता है, हैंडल छोड़ देते हो एर्गोमीटर पे, और रोइंग में भी एक पैच करके हैंडल छोड़ के पीछे लेट जाते हो। लेकिन आप स्टडी स्टेट में ये चीज नहीं होता। स्टडी स्टेट में जब आप काम करते हो फिर कंफर्टेबल रहता है, आप 1 घंटा भी रोइंग करते हो, कभी आप इस तरह लेटते नहीं हो, फील नहीं होता, आपका बॉडी नॉर्मल रहता है। लेकिन आप एक 500 मीटर का पैच करते हैं और सेकंड पैच में आप गिर जाते हो, एर्गोमीटर में आपको लगता है कि हैंडल छोड़ देते हो, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं है। क्यों हो रहा है? जब आप विदाउट ऑक्सीजन में काम करेगा, अनसफिशिएंट रिएक्शन में काम करेगा, वो एनारोबिक प्रोसेस है पूरा, उस टाइम में आपका बॉडी में एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। ये जनरली सबके साथ जब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, वो आपका मसल्स को काम करने में रोकता है, रुकावट डालता है। ये लैक्टिक एसिड आपको फील करते ही चीज थक जाते हो, आपका हाथ पैक हो गया, पैर पैक हो गया, पता नहीं बोलते सर मेरा हाथ पैक हो गया, मेरा ये सारा पैक हो गया। क्या पैक हो गया? मतलब आपका बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड काफी प्रोड्यूस हो चुका है। ये सिंपल से कहना था आपको समझाने के लिए। लैक्टिक ये कैसा निकालना है? एक्टिव इसमें रह के, इसलिए हमेशा बोलते कि रेस के बाद या वर्कआउट के बाद बैठना नहीं, आपको एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, हाथ पैर हिलाते रहो, चलते रहो। जैसे एर्गोमीटर में वर्कआउट जैसा टेस्ट हो या जल्दी आप थोड़ा सा मूवमेंट करते हो, लेकिन कोच बोलते रहता है, प्लेयर मानने के लिए तैयार नहीं रहता है, आप बैठ जाता है। उसी तरह रेस खत्म होती है, लेट जाते हो और सीधा जेटी पे आते हो, वापस निकल जाते हो। इसके लिए आपको क्या है, एक्टिव रहना चाहिए बॉडी को। एक्टिव में जल्दी लैक्टिक एसिड है ना, एक्टिव मतलब आपको काम करते रहना चाहिए। जैसे हमने हमेशा रिकमेंड करते हैं, रेस के बाद कम से कम आपको 2-4 किलोमीटर आपको स्टडी रोइंग करके आओ, लो प्रेशर में काम करके आओ। जैसे एर्गोमीटर खत्म हो, जैसे आप टेस्ट दे दिया या 5 मीटर के 4 पैच कर दिया, उसके बाद 5-10 मिनट आपने स्टडी रोइंग करो, लाइट प्रेशर के साथ, लो लोड के साथ, मतलब ये एक्टिव रहना उसके ऊपर। ये नहीं कि छोड़ के बैठ गए, उठ के चल गए, उसके बाद स्ट्रेचिंग करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड है
उसको निकालने का बेस्ट तरीका है आपको एक्टिव ज्यादा रहना पड़ेगा। जो भी काम करते हो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। चाहे आपको साइकिलिंग कर सकते हो, वो भी ऐसा वर्कआउट करने के बाद, या जॉगिंग कर सकते हो, या स्टडी सेट कर सकते हो, या आर्गुमेंटर के ऊपर भी लाइट कर सकते हो। लेकिन एक 10 या 15 मिनट 20 मिनट करने से क्या है, जल्दी से जल्दी और मसल से निकल जाएगा, ब्लड से भी निकल जाएगा, फिर जल्दी आप रिकवरी हो जाओगे। अगला वर्कआउट के लिए, अगला पैच के लिए, अगला ट्रेनिंग सेक्शन के लिए आप जल्दी फिट हो जाओ। अगर ये एक्टिविटी आपके अंदर दिमाग में नहीं बैठेगा, इसी तरह आप छोड़ दे के बैठ जाएंगे, जैसे जनरली हमने वर्कआउट किया, छोड़ दिया, बस उठ के चल गए। इस तरह करने से क्या है, वो लैक्टिक एसिड बॉडी से निकलने में काफी टाइम लगता है, फिर आपको फ्रेश फील नहीं होते। अगला पैच करने के लिए, अगला ट्रेनिंग सेक्शन के लिए आपको फ्रेश फील। इसलिए आपको प्लेयर्स को और कोचेस को ये ध्यान रखना चाहिए, लैक्टिक एसिड जब भी प्रोड्यूस होता है, जो हाई इंटेंसिटी का जो वर्कआउट आप करते हो, उसको निकालने का बेस्ट तरीका है आपको, क्योंकि हम जब टेस्ट अप करते हैं हमने, जब डॉक्टर आके हमने टेस्ट से पहले लैक्टिक एसिड, जैसे एक चीज है हमको मेजर करने का, आप कितना इफेक्ट लगा के जो काम किया है। एक सुबह सुबह हमने लैक्टिक एसिड को चेक करते हैं, जैसा रेस्टिंग लैक्टिक एक्टिव होगा हमारा 2 मिलीमोल के आसपास होना चाहिए रेस्टिंग में। जैसे सुबह सुबह जैसे हमने रेस्टिंग फर्स्ट चेक करते हैं, उसके बाद हमने एक वर्कआउट कराते हैं, उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने एर्गोमेटर का टेस्ट लिया, सुबह हमने रेस्टिंग लैक्टेट लिया। रेस्टिंग हार्ट रेट भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर एक प्लेयर का सही एक्टिविटी कितना इफेक्ट लगा रहा है, उसका फिटनेस क्या है, बेस्ट तरीका है आपका लैक्टेट चेक। इसके लिए हमको पोर्टेबल लैक्टेट मशीन होना चाहिए, जैसे हमने डॉक्टर के पास देखा होगा, कई लोग देखे भी होंगे, वो शुगर चेक करने के लिए छोटा सा पैकेट में मशीन टाइप का होता है, लेकिन उससे नहीं होगा। सिमिलरली लैक्टेट का अलग आता है, सेम मशीन उसी तरह रहेगा, पोर्टेबल हाथ में पकड़ने, मोबाइल से भी छोटा होगा, छोटा स्ट्रिप होगा, उसके अंदर अपना पिन मारा हाथ में, एक ड्रॉप खून लेके उसमें टच करो, विद इन सेकेंड्स में हमारा कितना लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ करके हमें पता चल जाता है। वो शुगर वाला नहीं, लेकिन देखने में सेम सिमिलरली स्ट्रिप भी वैसे रहता है और मशीन भी छोटा मोबाइल जैसे रहता है। लेकिन लैक्टेट वाला चेक करना तो बिल्कुल अलग है, एक्सपेंसिव, और कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास आता है, 70-80,000 का आता है, और स्टिक भी काफी महंगे आते हैं। लेकिन अगर सही मायना देखा जाए तो हमको चेक करने का बेस्ट तरीका वही है, लेकिन हमने वो अवेलेबल नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने पल्स को चेक करते हैं हर वर्कआउट से बाद कितना करें। जैसे हमने रेस्टिंग लैक्टेट चेक किया, बेहतर है कि 2 के आसपास, 2 से नीचे रेस्टिंग में रहे, मतलब आप पहले फ्रेश है आज का वर्कआउट के लिए, ये जो भी ट्रेनिंग के लिए। जब आप जो भी वर्कआउट करेंगे, जैसे एरोबिक वर्कआउट आप करोगे, 4 मिलीमोल के आसपास होना चाहिए, जैसे स्टडी शेट वर्क कर रहे हैं, वो सही मानेंगे तो जो सही स्टडी शेट, सही एरोबिक ट्रेनिंग लैक्टिक के ऊपर डिपेंड होता है जब चेक करने के बाद। दूसरा तरीका है चेक करने का अपना हार्ट रेट पे हमने चेक कर। और जब हाई इंटेंसिटी का जो वर्कआउट आप करोगे, या एरोबिक ट्रेनिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, जो फॉर एग्जांपल हमने टेस्टिंग किया है, आपको एक स्लाइड जिस हमने एर्गोमेटर टेस्ट करते हैं, पीवीटी मैक्स चेक करते हैं, इसमें हमको खत्म होने के बाद लैक्टेट हमने लैश में चेक करते हैं, और 15-16 के आसपास या 14 के आसपास चलता है। मतलब इतना ज्यादा लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ, मतलब आपका मैक्सिमम आउटपुट वहां पे आ चुका है। उससे से एक पता, एक इंडिकेशन है। जरूर नहीं कि उसमें 2 टाइप भी देखना, हार्ट रेट के साथ भी इसको एवेल्युएशन करके देखा जाता है, हार्ट रेट में और उसका पीवीटी मैक्स। ये नहीं कि सबसे ज्यादा है तो बहुत अच्छा ये करके नहीं है। जब आपका फिटनेस भी बढ़ जाएगा, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंट्रोल होते जाएगा। उसके बाद एक 10-15 मिनट के बाद स्टडी वर्कआउट करेंगे, लाइट वर्कआउट करके फिर आपका लैक्टेट चेक किया जाएगा। उस टाइम में आपका 7-8 के आसपास आ जाना चाहिए, अगर आपका रिकवरी बेहतर हो। क्योंकि हमने कोचेस आपको हमेशा बोलते हैं, वर्कआउट करते होने बाद रेस्ट पल्स चेक करो, रिकवरी कितना है। अगर हमने रिकवरी अगर 110-120 का नीचे आ रहा है विद इन 3 मिनट्स के अंदर, आपका हार्ट रेट 120 के नीचे आ रहा है, अभी कई लोग 110 भी आ जाता है, इसलिए यही माना जाता है कि वो प्लेयर का रिकवरी काफी बेहतर। काफी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा टाइम में देते हैं, लेकिन उनका रिकवरी काफी स्लो होता है, क्योंकि हार्ट रेट 140-150 से नीचे नहीं आता है। आप हाथ से मैनुअली चेक करके देख सकते हो। हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट, आपका फटाफट आपका रिकवरी क्या है 120 के नीचे आ जाना चाहिए। फिर 3 मिनट्स के अंदर, 3 मिनट्स के अंदर, विद इन 3 मिनट में आपका रिकवरी होगा। जब आप रनिंग भी कर रहे हो और 150-160 में आपको रनिंग में वर्कआउट किया,
खत्म होती है, आप एक आदत डालो अपना पल्स, अगर हार्ट रेट मॉनिटर बेस्ट है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं, एक्यूरेट मिलेगा। जैसा मुझे लास्ट वीक मैंने जो हार्ट रेट में बताया था 30 सेकंड या 1 मिनट, जब रेस्टिंग हार्ट रेट ले रहे तो 1 मिनट 30 सेकंड के लिए ठीक है, लेकिन जब हाई इंटेंसिटी में आप काम करते हो, जब जाके आपको 30 सेकंड पकड़ना ठीक नहीं है, उस टाइम 10 सेकंड ही सही है, लेकिन सही तरीका पैटर्न आपको आना चाहिए ताकि आपका मल्टीपल करते काफी फर्क पड़ जाएगा। उससे आपका हार्ट रेट भी चेक कर सकते, लैक्ट रेट चेक करना हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हर के पास नहीं होगा, लेकिन हार्ट रेट से आप देख सकते हो जितना जल्दी आपका हार्ट रेट नीचे डाउन होते आ रहा है। जैसा डाउन रेट आने से आपका रिकवरी बेहतर है, आपका जल्दी आप बेहतर तरीके से आपको काम कर सकते हो ट्रेनिंग। ये हार्ट रेट का सिंपल सम डाइवर्ट होके चल गया हमारा प्रोग्राम उधर को। और एक चीज छोटा सा स्लाइड आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो मकसद था आपको ऑक्सीजन का मेन मकसद किस तरह जा रहा है, क्या मायने रखता है, लंग्स का क्या मायने रखता है, और हेमोग्लोबिन का कितना मायना है, और हार्ट का कितना मायना है। जैसे हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका स्लाइड से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश। पर्पस क्या है, कैपिलरी डेंसिटी ऑफ द मसल्स वो काफी बढ़ जाते हैं। मैं आपको कैपिलरी डेंसिटी का फिगर बताया था, पहले 3-4 होते हैं, जब ट्रेनिंग करने के बाद 6-7 तक जा रहा है, वो आपके पावर प्लांट से मीट होता है। जब कैपिलरी डेंसिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा स्टोरेज हो सकता है ग्लाइकोजन, वहां पे एक्टिविटी बेहतर होगा। उससे क्या है हमारा, आवाज आ रहा है पोलस पोलस, ओके। उससे काफी हमारा ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग, चाहे आप रनिंग हो, एर्गोमीटर हो या स्टडी शीट, खासकर हमें रोइंग में स्टडी शीट माना जाता है या एर्गोमीटर माना जाता है, स्लो पेस में आप काम करते हैं, उससे अपना कैपिलरी डेंसिटी बढ़ जाएगा, मसल्स में एक्टिविटी, मसल सेल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पावर प्लांट्स मिटोकॉन्ड्रिया है वो आपका बढ़ जाएगा, और इंक्रीज ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे स्टोरेज होने का भी मौका मिल जाएगा। हायर एनारोबिक थ्रेशोल्ड, जो दूसरा ट्रेनिंग है एरोबिक और एनारोबिक बीच में और एक ट्रेनिंग है, वो थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग है जो मीडियम पेस माना जाता है, वो उसका वो भी बढ़ जाएगा। आपका इंप्रूव एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ऑक्सीजन आपको यूटिलाइज करने का एबिलिटी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। टू वर्क एट द हाई परसेंट ऑफ वीवी2 मैक्स, जैसे हमने वीवी2 मैक्स चेक करते हैं वहां पे बेहतर होगा। जैसे इंटरवल ट्रेनिंग है, अब आप काम करते हो तो इंटरवल ट्रेनिंग है, एनारोबिक ट्रेनिंग हो जाता है, वो अनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ हम जो करते हैं, जैसे अगर 250 मीटर पे आ जाए, 1 मिनट के पैच हो या फार्टलेक के हो हाई इंटेंसिटी में, या 5 मीटर के पैचेस हो, मतलब तकरीबन 1.5 मिनट तक वर्कआउट है हाई इंटेंसिटी, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम हाई स्पीड से रीडिंग से आप करते हो। उसका मेन पर्पस है एनलार्ज एंड स्ट्रेंथन द हार्ट, क्योंकि हमारा हार्ट तो सबका बराबर है, लेकिन जब आप वर्कआउट करेंगे, स्ट्रेनिंग करेंगे, करते जाएंगे, कुछ दिन के बाद, साल के बाद, आपका जो हार्ट है काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ज्यादा पंप कर सकता है, ज्यादा वॉल्यूम पंप कर सकता है। लेकिन आप छोटे छोटे स्टेप डालते रहेंगे और एक आदमी लंबे लंबे स्टेप डालते जा रहा है, दोनों में फर्क देखो। एक आदमी छोटा छोटा स्टेप दे, जैसे आप एक अपना छोटा भाई और सिस्टर को या बच्चे को, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके जाते हैं, बच्चे का स्टेप बिल्कुल छोटा रहता है, आपका स्टेप आप उंगली पकड़ के आप लेके जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए बात कर, अब वो बच्चा 2 स्टेप डालेगा, आपका 1 स्टेप पड़ता है, क्योंकि उसका कदम बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन आपका कदम लंबा है कि वो छोटे छोटे स्टेप डाल रहा है, लेकिन आप उसके 2 के बदले आप 1 ही डाल रहे हैं। इसी तरह आपका हार्ट स्ट्रेंथन हो जाएगा, जो ब्लड पंप करने का जो वॉल्यूम है वो काफी बढ़ जाता है। ज्यादा ब्लड पंप कर रहा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन भेजने में काबिलियत हो जाता है। इस तरह का ट्रेनिंग से क्या है, आपका लार्जर स्ट्रोक वैल्यू, जो ब्लड पंप कर रहा है, पहले समझो तकरीबन 42 लीटर्स तक हमने वो पंप होता है, वो काफी बढ़ जाता है। कौन सा ट्रेनिंग से, इंटरवल ट्रेनिंग, लार्जर स्ट्रोक और हायर कार्डियक आउटपुट, मैक्सिमम जगह इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये भी बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका, उसमें जितना ब्लड ज्यादा जा रहा है तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन को मसल्स तक भेज सकते, जब भी भेज सकता है जब आप ऑक्सीजन ब्लड ज्यादा पंप करना, ब्लड जा रहा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन ब्लड है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है, वो हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, वो अपना मसल्स तक पहुंचा सकता है। ये कब पॉसिबल है, जब आपका इंटरवल ट्रेनिंग जितना आप करते हैं। ये सब लास्ट टाइम में बताया था आपको, पहले आपका हार्ट बीट ज्यादा, जब अनट्रेन होते हो
जब आपका हार्ट क्या है जल्दी जल्दी बीट करते रहता है। जब आप ट्रेनिंग करते हो स्लोली स्लोली आपका हार्ट बीट कम होते जाता है। जैसा लास्ट वीक में हमें बताया था, रेस्टिंग हार्ट रेट भी शुरू में आपका ज्यादा होता है। जब आपका फिटनेस लेवल बढ़ते जाएगा, बेहतर होते जाएगा, बेहतर हो जाएगा, जब आपका रेस्टिंग हार्ट रेट भी काफी डाउन हो जाता है, क्योंकि अब ज्यादा वैल्यूम वो आपका स्ट्रोक, लार्ज स्ट्रोक पंप करता है। जैसा रोइंग में भी हमने बोलते लंबा स्ट्रोक लो, छोटे छोटे स्ट्रोक मारने से बदले लंबा स्ट्रोक लो, क्या कि मैक्सिमम पानी में ब्लेड कवर करे, लंबा जाए, बोट चलती जाए। सिंपल सा एग्जांपल है हमारे लिए रोइंग में लॉन्ग स्ट्रोक के लिए बताते हैं। उसी तरह लार्ज स्ट्रोक वैल्यू में मैं हायर गाड़ी, क्योंकि जब आप स्लो हार्ट रेट में भी काम करेगा, अगर ज्यादा वैल्यू में आपको ब्लड मसल तक पहुंचाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा, तो हार्ट को जल्दी बीट करनी है। अगर हार्ट जल्दी जल्दी बीट करते रहेगा तो हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड आता है, जल्दी आपको थकावट सा महसूस होता है, जल्दी लैक्टिक एसिड भी ज्यादा प्रोड्यूस होने का चांसेस रहता है। जब आपको फिटनेस लेवल बढ़ जाएगा, आपका लार्ज स्ट्रोक वैल्यूम आ जाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजनाइज ब्लड आपको मसल तक पहुंचाएगा, हार्ट रेट का बीट्स कम में काम करेगा। काम वही कर रहे हो लेकिन आपका हार्ट रेट कम होते जा रहा है, मतलब आपका फिटनेस लेवल काफी बढ़ गया। ये दो टाइप के जो ट्रेनिंग से, जो इंटरवल ट्रेनिंग से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग में, और एरोबिक और एनारोबिक में ये क्या फर्क है, किस तरह काम करता है। मैं सिर्फ सिंपल से कि ज्यादा रोज के लिए सिंपली रहना है, ज्यादा समझ में आता, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कोचे, खास करके जो कोचेस है, जो भी देख रहे हैं, जो भी एनालाइज किया है, आप थोड़ा सा डीपली जाएंगे हर एक इसके बारे में। अब एक ही प्लेयर्स के लिए उतना जरूरत नहीं था उतना डीपली जाना, क्योंकि सिर्फ सिस्टम मालूम होने के लिए मैं मकसद था उनको पहुंचाना वहां तक। लेकिन अगर डीपली गए तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने में और किस तरह ट्रेनिंग से उनको फायदा हो सकता है, आपको ये समझने से आप ट्रेनिंग करें। इसलिए ज्यादा मैं डीपली नहीं जाते हुए अभी मैं इसको खत्म करता हूँ। और सर उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा ऑक्सीजन क्या है। अगले बार हेमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे, किस तरह हेमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं, क्या मायने रखता है, और हार्ट रेट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अगले बार और एक सेक्शन हम लेंगे हार्ट रेट का, जो वर्कआउट के ऊपर हार्ट रेट का वेरिएशन, हार्ट रेट को कौन से वर्कआउट करते हैं, क्या मायने रखता है हार्ट रेट है, उसके बारे में अगले सेक्शन में हमने और एक बार आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन टू मी आज का वर्कआउट के लिए। उम्मीद में आपको समझ में आया होगा। और खत्म होने के बाद आप स्ट्रेचिंग पे ध्यान रखो, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग वर्कआउट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आज दूसरा इसमें हमने ध्यान रखा। थैंक यू पोलोस एंड ऑल, ओवर टू थैंक पोलोस। एकदम सिंपल तरीका से एरोबिक टेस्ट, एरोबिक ट्रेनिंग, एनारोबिक ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग के बारे में एकदम ब्रीफ किया। साथ साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम है, जो ट्रेनिंग इफेक्ट्स अपना शरीर में कैसे इफेक्ट्स दिखता है, ये सब कुछ सामने सिंपल तरीके से प्लेयर के लिए क्या चाहिए, उसी के उसको समझने के लिए क्या क्या चाहिए, उसी के हिसाब से सामने क्लास ले लिया। बहुत जो बाकी जितना कोचेस सुन रहे उनको भी एक जो रिवाइंड हो गया होगा। थैंक यू इस्माइल साहब। जैसे जो हमारा एक्सपीरियंस कोच जो जोसाफ सुन रहे, जोसाफ इसी को कुछ बता दीजिए सर। जोसाफ, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू भाई साहब, आज अच्छा क्लास ले। जो भी अननोन पर्सन, जो मतलब बिल्कुल मालूम नहीं है, उनको भी समझाने का जो सिंपल तरीका में भाई साहब ने जो बताया ना, वो बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सुपर। जैसे मैं क्या बोलूं आपको, जो अननोन पर्सन मतलब स्टार्टिंग में जो उसमें देखने के लिए जो आता है, जो बच्चों को भी वो आराम से समझेगा, उसी तरह आपने ब्रीफिंग किया है। बहुत अच्छा ब्रीफिंग किया हुआ है। और कोचेस को भी शायद मालूम हो गया होगा, ये नए नए कोचेस जो भी है उनको भी शायद मालूम हो गया होगा, एनएस करने वालों को भी इतना सिंपल तरीके से समझाया। जिसे भाई साहब ने बोला, उसका डीपली अगर कोचेस को जाना चाहिए तो वो जाना ही जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग में ये सीखना, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना तो इसके बारे में मालूम होने के बाद ही ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना, तभी पता चलेगा आपका वर्कआउट में क्या मिलेगा, बोल के बच्चों को आपने क्या देगा। ये इस तरीके में करने से होगा करके इस कोचेस को पता चलना चाहिए। भाई साहब वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझाए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बॉस। थैंक यू जोसेफ। सेम एक हमारा साथ बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का, ये बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का कोच डांगी साहब मौजूद है। साहब
जो जैसे साहब का क्लास, आज का क्लास सुन के आपको कैसे क्या क्या फायदा मिल गया, उसमें क्या क्या रिवेंट हो गया साहब, थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए साहब। थैंक यू साहब। विशेष साहब थोड़ा डांगी साहब को एसएस डांगी अनम्यूट कर लीजिए। Sir, he is not there. विशेष सर अनम्यूट। He is not there, sir. SS, can you repeat the name again, sir? एसएस डांगी। Hello. हाँ सर, सर थैंक यू सर, वेलकम सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So the network issue है sir. मैं भी शायद अनम्यूट चांद चाहल, Disconnect हो गया. सर चांद चाहल अनम्यूट कर लीजिए, चांद चाहल। So आप भी unmute कर सकते हो. आप भी उनको unmute कर सकते हो. जो names आप बता रहे हो. हमारे साथ जो एनएस करने वाला पूजा सांगवान मौजूद है। पूजा, कैसे आज का क्लास, सर का क्लास सुन लिया, क्या क्या जो इफेक्ट, जैसे बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है, ट्रेन में क्या इफेक्ट करे, इसी के बारे में आपको आइडिया मिल गया होगा। क्या एक्सपीरियंस आज के क्लास में, क्या एक्सपीरियंस मिला आपको? First of all, a very good morning to everyone. Good morning, Ismail sir. Good morning, Indrapal sir, Polis sir, Joe sir, and Saji sir. A very good morning to all appointments. आज की क्लास बहुत अच्छी थी और जो सर ने फिजियोलॉजी का एक्सप्लेन किया वो बहुत ही अच्छे से किया। जो न्यूकमर्स, तुम बिगनर्स अभी से पहले जो सीख रहे हो, ये चीज़ हमारे एनआईएस में सिखाई जाती है और ये तुम्हें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि तुम्हें यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो फिर इससे तुम सीखो। और मैं अभी दोबारा यही बात बोलूंगी कि तुम इसे नोट डाउन करो, ताकि अगर कोच करवा रहा है तो तुम भी खुद अपनी साइड से देखो कि हाँ ये सर ने सिखाया था वार्म अप से, या फिर जो भी हमें बताया था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कैसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है। सर ने बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। अभी से पहले अगर तुम सीखोगे क्या एरोबिक है क्या एनएरोबिक है, तो तुम वर्कआउट करते टाइम अगर तुम्हारी हार्ट रेट ऊपर जा रही है तो यू कैन इमेजिन कि हाँ हमारी हार्ट रेट ऊपर जा रही है, दैट वी आर कन्वर्टिंग इट इन एनएरोबिक। सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू कि हमें एरोबिक वर्कआउट दिया है तो कैसे हमें एरोबिक में ही रहना है, कैसे हमें एनएरोबिक में ही रहना है, और इसका हमारी बॉडी पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस रहेगा। तो सर इस्माइल सर, इट वाज वेरी नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पूजा। साथ हमारे साथ अंडमान से जी कोच अंजू सिंह सर मौजूद है। सर एक्सपीरियंस बताइए सर। Thank you, Paula sir, and thank you, Ismail sir, for the wonderful class. And special thanks for the share the knowledge about basic physiology. And now for the trainings, सभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि इंद्रपाल सर ने बताया कल कि कुछ इनमें से कुछ ट्रेनिंग ऐसे हैं जो शायद ओलंपिक तक जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कोचेस बनने का जिनको मौका मिलेगा। तो अभी से ये जो ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर ये थ्योरी से रिलेटेड जो भी नॉलेज उनको मिल रही है, जितना हो सके उतना गेन करें और ये इन फ्यूचर में उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा, बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू संजय सर। आज का क्लास है जो स्पेशल क्लास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस्माइल साहब को। साथ कल सुबह दोबारा मिलेंगे हम यहाँ पे सेम 6:30। आज का क्लास यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ।
have a wonderful day. Thank you to all. थैंक Thank यू you. ऑल. कूल डाउन करना प्लीज, बॉयज गर्ल्स भूलो मत, कूल डाउन करो बेटे, स्ट्रेचिंग कर लेना अच्छी तरह. थैंक यू पलोस. Thank you, sir.